सब कुछ मालूम करने का एक नहीं बेशुमार तरीके हैं। मेरी कुर्सी के साथ खारदार कोड़ा पड़ा हुआ यकीनन तुम्हें नजर आ रहा होगा। इस कोड़े ने तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा अलहदा कर देना है। मेरी खुसूसी जेब में तेजदार खंजर मौजूद है जिससे तुम्हारे लाशऊर से सब कुछ मालूम किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद तुम्हें जिंदा छोड़ भी दिया जाए तो भी तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए और दूसरे के लिए इबरतनाक बनकर रह जाएगी। जबकि तुम वैसे ही बता दो तो हम खामोशी से वापस चले जाएंगे और किसी को कानो कान खबर तक ना होगी। इमरान ने कहा, तुम जो मर्जी आए करो, अब मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं अपनी तंजीम से गद्दारी नहीं कर सकता। रॉल्फ ने फैसला कुन लहजे में जवाब देते हुए कहा, ओके, तुम्हारी मर्जी। इमरान ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। उसने कोट के अंदर मौजूद एक खुसूसी जेब से तेजदार खंजर निकाला और रॉल्फ की तरफ बढ़ने लगा। उसे मालूम था कि रॉल्फ की टांगों पर जिस किस्म के जख्म हैं वो उसे टांगों से कोई जर्ब नहीं लगा सकता, इसलिए वो इत्मीनान से चलता हुआ आगे बढ़ा। अब मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, इसके बाद इस खंजर से तुम्हारी दोनों आंखें निकाल कर चला जाऊंगा। मेरे पास और बहुत से जराए हैं मालूमात हासिल करने के लिए, लेकिन तुम बाकी सारी उम्र फुटपाथ पर बैठे भीख मांगने पर गुजार दोगे और दुनिया का कोई रंग तुम्हें नजर नहीं आएगा। अब मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ। 1, 2। इमरान ने कहा और गिनती शुरू कर दी। रुक जाओ, मैं बताता हूँ। मुझे अंधा करके छोड़ने की बजाय वैसे मार देना। मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन मैं यहाँ अंधा बनकर जिंदा नहीं रहना चाहता। रॉल्फ ने कहा, बोलते जाओ वरना गिनती जहां से रुकी थी वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगी। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, मैं बताता हूँ। पाकिस्तानी साइंसदान को कॉम्बो मोटर बोट के जरिए मास्टर आइलैंड ले गया था। उस साइंसदान के जहन से तमाम जरूरी मालूमात मशीनरी के जरिए हासिल करके उसे हलाक कर दिया गया ताकि किसी को पता न चले कि उससे मालूमात हासिल की गई हैं। इसके बाद कॉम्बो ने साइंसदान की लाश पाकिस्तानी सफीर के हवाले कर दी और ये कहा गया कि मज़ाहमत की वजह से साइंसदान कज़ाकों के हाथों मारा गया है। रॉल्फ बोलने पर आया तो बोलता चला गया। डॉक्टर आफ्ताब जिस बहरी जहाज में थे उसे किन कज़ाकों ने पकड़ा था? इमरान ने कहा, ये कॉम्बो को मालूम होगा। उस वक्त वही इंचार्ज था। उसने हेडक्वार्टर के हुक्म पर किसी कज़ाक ग्रुप से राब्ता किया होगा। रॉल्फ ने जवाब दिया। इमरान उसके लहजे से ही समझ गया कि वो सच बोल रहा है। मास्टर आइलैंड कहाँ है और उसके गिर्द और अंदर क्या हिफाजती इंतजामात है? इमरान ने पूछा। मैं एक बार अंदर गया हूँ। वैसे उस जजीरे के बाहर 4 मील के दायरे में समंदर में ऐसी सुर्ख पट्टियां बिछाई गई हैं जिनकी जिद में इंसान, कश्ती, जहाज, हत्ता कि मछली आ जाए तो उसके पुर्जे उड़ जाते हैं। पहली पट्टी तकरीबन जजीरे से 4 मील के फासले पर है, दूसरी पट्टी 2 मील और तीसरी पट्टी उस जजीरे के गिर्द है और इन सबको लेबोरेटरी के अंदर से ही ऑन ऑफ किया जाता है, बाहर से नहीं। रॉल्फ ने कहा, तो लेबोरेटरी के अंदर लोग कैसे आते जाते हैं? इमरान ने कहा, खुसूसी हेलीकॉप्टर उन्हें ले जाते हैं और वो भी इंचार्ज डॉक्टर स्टोम की इजाजत से, वरना उन्हें फिजा में ही तबाह कर दिया जाता है। रॉल्फ ने जवाब देते हुए कहा, अंदर लेबोरेटरी कहाँ है? इमरान ने कहा, जजीरे के अंदर दरख्तों का घना जंगल है। लेबोरेटरी अंडरग्राउंड है। एक दरख्त की जड़ में पैर मारने से जमीन का किता किसी संदूक के ढक्कन की तरह उठता है और गहराई में सीढ़ियां जाती हैं जिनके इख्तिताम पर एक फौलादी दरवाजा है जो अंदर से खोला जा सकता है। फिर एक कमरा है, वहाँ बूढ़ा डॉक्टर स्टॉम मौजूद होता है। मैं जब गया था तो वो वहीं मौजूद था। मैंने उसे क्रश नोट्स दिए और उसके बाद उसने मुझे वापस भेज दिया। रॉल्फ ने कहा, तुमने जाने से पहले डॉक्टर से फोन पर बात की होगी, तभी अंदर से उसने हिफाजती इंतजामात को ऑफ किया होगा। इमरान ने कहा तो रॉल्फ ने इस बात में सर हिला दिया। फोन नंबर बताओ और उसे कंफर्म कराओ। इमरान ने कहा, कंफर्म कैसे? रॉल्फ ने हैरत भरे लहजे में कहा, जो मर्जी आए बात करो, लेकिन यह कंफर्म हो जाए कि वो डॉक्टर स्टोम है। इमरान ने कहा, तुम करना क्या चाहते हो? वहां तुम किसी सूरत न जिंदा पहुंच सकते हो और न ही जिंदा अंदर दाखिल हो सकते हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो। रॉल्फ ने कहा, फिर तुम्हें बेखौफ होकर अपनी जान बचाने पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। बोलो क्या नंबर है डॉक्टर स्टोम का? इमरान ने कहा तो रॉल्फ ने नंबर बता दिया। नंबर की साख्त बता रही थी कि नंबर सैटेलाइट से मरबूत है। इमरान ने नंबर प्रेस कर दिया और आखिर में लाउडर का बटन भी प्रेस करके उसने रिसीवर रॉल्फ के कान से लगा दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। यस, रिसीवर उठाए जाने की आवाज के बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। ब्लैक क्लब से रॉल्फ बोल रहा हूँ, डॉक्टर स्टोम से बात करनी है। रॉल्फ ने कहा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर कुछ देर की खामोशी के बाद एक लरजती हुई आवाज सुनाई दी। आवाज की लर्जिश बता रही थी कि बोलने वाला खासा बूढ़ा आदमी है। मैं डॉक्टर स्टोम बोल रहा हूँ, लरजती हुई आवाज में कहा गया।
मैं रॉल्फ बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। दोस्तों, ब्लैक सन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया। वही रॉल्फ जो आपसे जजीरे के अंदर मिला था और क्रश नोट्स आपको दिए थे, रॉल्फ ने बाकायदा याद कराते हुए कहा। हाँ, मुझे याद आ गया है, क्यों फोन किया है? डॉक्टर स्टोम ने कहा। पाकिस्तानी एजेंट पागा में जजीरे के बारे में पूछते फिर रहे हैं, हम उनको कवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने बहुत मोहतात रहना है, रॉल्फ ने कहा। हम वैसे ही मोहतात हैं, वो कुछ भी कर लें, ना उन्हें जजीरा मिल सकता है और ना ही वो लेबोरेटरी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मैं मजीद मोहतात रहूंगा, डॉक्टर स्टोम ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और फोन सेट लाकर वापस तिपाई पर रख दिया, जहां से उसने रॉल्फ से बातें करते हुए उठाया था। मास्टर आइलैंड कहाँ है? इमरान ने पूछा। समंदर में, रॉल्फ ने मुंह बनाकर जवाब देते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसे था जैसे इमरान का मजाका उड़ा रहा हो। मागा के साहिल से किस सिमत में? इमरान ने उसकी बात पर कोई रद्दअमल जाहिर किए बगैर बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मगरिबी सिमत, रॉल्फ ने जवाब दिया। सुनो रॉल्फ, उस जजीरे पर जब कोई जा ही नहीं सकता तो फिर तुम्हें तफसील बताने में क्या हर्ज है? इमरान ने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, तो सुनो, रॉल्फ ने कहा, और फिर उसने तफसील से मास्टर आइलैंड और वहां इर्द गिर्द मौजूद दो छोटे जजीरों के बारे में बता दिया। इमरान ने मजीद सवालात किए, लेकिन वो जो अब तक बता चुका था उससे ज्यादा ना बता सका, तो इमरान ने खंजर वापस जेब में डाला और मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुझे तो रिहा कर दो, वरना मैं इस तरह लटक लटक कर मर जाऊंगा, रॉल्फ ने तेज लहजे में कहा। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें हलाक नहीं करूंगा, इसलिए मेरे साथी तुम्हारी रिहाई का फैसला करेंगे, इमरान ने गर्दन मोड़ते हुए कहा, और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। सामने ही एक सुतून के पास सफदर और जूलिया दोनों मौजूद थे। दोनों के हाथों में असला था। क्या हुआ इमरान साहब? मुझे यकीन है कि रॉल्फ अभी जिंदा होगा, सफदर ने कहा। हाँ, उसने सारी तफसील बता दी है, इसलिए मैंने उसे कहा है कि उसकी रिहाई का फैसला मेरे साथी करेंगे। उसकी रिहाई है तो वही रिहाई दिलाएंगे, इमरान ने जवाब देते हुए मुस्कुराकर कहा। उसने मुझ पर बुरी नजरें डाली है, इसलिए उसका फैसला भी मैं ही करूंगी, जूलिया ने कहा, और हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन लिए वो तेजी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ गई जहां से इमरान बाहर आया था। इमरान साहब, इन रिमोट कंट्रोल कड़ों की वजह से हम बुरी तरह फंस गए थे, सफदर ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, जूलिया ने हिम्मत की है, वरना हम आसानी से इन कड़ों से रिहा नहीं हो सकते थे, इमरान ने जवाब दिया, और सफदर ने असबात में सर हिला दिया। फिर अंदर से मशीन गन की फायरिंग की आवाज सुनाई दी तो इमरान और सफदर दोनों ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। रॉक्स नाराक में अपने ऑफिस में बैठा काम में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो रॉक्स ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रॉक्स ने कहा। मागा से ब्राउन की कॉल है, वो आपसे इमरजेंसी बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी की मुतरन्नम आवाज सुनाई दी। ब्राउन, इमरजेंसी, क्या मतलब? ये ब्राउन कौन है? बहरहाल कराओ बात, रॉक्स ने कदरे उलझे हुए लहजे में कहा। मागा के ब्लैक क्लब से ब्राउन बोल रहा हूँ चीफ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा बेहद मुअद्दबाना था। कौन हो तुम? रॉल्फ कहाँ है? उसने फोन क्यों नहीं किया? तुमने क्यों किया है और क्या इमरजेंसी है? बोलो, रॉक्स ने चीखते हुए लहजे में कहा। बॉस रॉल्फ को हलाक कर दिया गया है और मैं उनका असिस्टेंट हूँ, मैंने यही इत्तला देने के लिए फोन किया है, दूसरी तरफ से कहा गया तो रॉक्स बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? क्या मतलब? क्या हुआ? तफसील से बताओ, रॉक्स ने और ज्यादा ऊंची आवाज में चीखते हुए कहा। ब्राउन ने जो कुछ कहा था वो इतना अचानक और नाकाबिले यकीन था कि रॉक्स को उल्टा ब्राउन पर गुस्सा आ गया कि वो दानिस्ता गलत बात कह रहा है जो मुमकिन ही नहीं है। बॉस रॉल्फ ने शहर के मुजाफात में एक खुसूसी पॉइंट बनाया हुआ था जिसका इंचार्ज गार्ड नामी एक आदमी था जो अकेला वहीं रहता था। बॉस रॉल्फ को अतापिया से फोन आया कि कुछ लोग अतापिया से आ रहे हैं जिनका ताल्लुक विलिंगटन से है। वो मागा में बॉस की सरपरस्ती में क्लब खोलना चाहते हैं। बॉस रॉल्फ ने उन्हें कॉल कर लिया। फिर बॉस को ख्याल आया तो उन्होंने चेकिंग कराई तो पता चला कि कॉल अतापिया से नहीं बल्कि मागा से ही की गई है। जिस नंबर पर कॉल की गई है वो एक मकामी कॉलोनी में वाक़ एक कोठी का है। उस कोठी को ट्रेस कराया गया और जब बॉस ने वहां मशीनी आंख से चेकिंग कराई तो उस कोठी में 2 मर्द और एक औरत मौजूद थे। बॉस ने अपना ग्रुप वहां भिजवाया कि उन्हें बेहोश करके गार्ड पॉइंट पर पहुंचाया जाए।
बॉस के हुक्म की तामील की गई। फिर बॉस क्लब से उठकर गार्ड पॉइंट पर पहुंच गए। फिर तकरीबन 5-6 घंटों के बाद जब बॉस वापस ना आए और न ही उनका कोई फोन आया, तो मैंने उनसे एक अहम मसले पर हिदायत लेने के लिए गार्ड पॉइंट पर फोन किया, तो वहां फोन अटेंड ना किया गया। जिस पर मैं खुद वहां गया तो गार्ड पॉइंट के अंदर फर्श पर गार्ड की लाश पड़ी थी। उसको गोलियों से छलनी किया गया था और वो तीनों जो वहां ले जाए गए थे वो गायब थे। और बॉस की कार भी वहां मौजूद थी और बॉस रॉल्फ की लाश कड़ों में जकड़ी हुई थी और उसके चेहरे से लेकर पेट तक उन्हें इस तरह गोलियों से छलनी कर दिया गया था जैसे किसी ने उनसे इंतकाम लिया हो। मैंने फौरन एक आदमी के जरिए उस कोठी को चेक कराया जहां से उन अफराद को उठाया गया था, तो वो कोठी खाली पड़ी थी। इसलिए मैंने आपको कॉल किया कि अब आप जो हुक्म दें। ब्राउन ने पूरी तफसील से सब कुछ बताते हुए कहा। कौन लोग थे वो? क्या उनका मेकअप चेक नहीं किया गया था? रॉक्स ने अब अपने आप को संभालते हुए कहा। वो एक्रीमीज थे, उनके मेकअप वॉश नहीं हुए थे। ब्राउन ने जवाब देते हुए कहा, एक्रीमीज? लेकिन हमारे खिलाफ तो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। ये क्या हुआ? ये कौन लोग हो सकते हैं? रॉक्स ने ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। हम उन्हें मागा में ट्रेस कर रहे हैं, अब आप जो हुक्म दें। ब्राउन ने कहा, तुम ब्लैक क्लब का चार्ज संभाल लो, रॉल्फ की जगह तुम्हें दी जाती है और इन एक्रीमीज को ट्रेस करके इनका खात्मा कर दो और मुझे साथ साथ रिपोर्ट देते रहो। रॉक्स ने हिदायत जारी करते हुए कहा, यस बॉस, आपके हुक्म की तामील होगी। दूसरी तरफ से इस बार कदरे मसरत भरे लहजे में कहा गया और रॉक्स ने रिसीवर रखकर बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। एक्रीमीज, ये कौन हो सकते हैं? रॉक्स ने ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो ऐसे चौंक पड़ा जैसे उसे अचानक कोई खास ख्याल आ गया हो। उसने तेजी से रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस बॉस, उसकी फोन सेक्रेटरी की मौतबाना आवाज सुनाई दी। मागा में रॉयल क्लब के टिमोथी से बात कराओ, रॉक्स ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। उसे अचानक टिमोथी का ख्याल आ गया था। उसने उसे बहुत भारी मुआवजा भी दिया था, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली थी, जबकि रॉल्फ की मौत की खबर उस तक पहुंच गई थी। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस, रॉक्स ने कहा, रॉयल क्लब के डरमन से बात करें। फोन सेक्रेटरी की मौतबाना आवाज सुनाई दी। मैंने टिमोथी का नाम लिया था, तुमने किससे राब्ता कर लिया है? रॉक्स ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा। टिमोथी की जगह अब डरमन रॉयल क्लब का जनरल मैनेजर है बॉस। जब मैंने उससे आपका नाम लेकर टिमोथी से बात करने के लिए कहा तो उसने आपसे खुद बात करने का कहा। फोन सेक्रेटरी ने वजाहत करते हुए कहा, कराओ बात, हर काम उल्टा हो रहा है। रॉक्स ने कहा, हेलो सर, मैं डरमन बोल रहा हूँ रॉयल क्लब से। थोड़ी देर बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, लहजा मुअद्दबाना था। टिमोथी कहाँ है? रॉक्स ने पूछा। उसे हलाक कर दिया गया है, डरमन ने जवाब दिया। तो रॉक्स एक बार फिर उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? उसका तो बड़ा होल्ड था मागा पर। रॉक्स ने कहा, यस सर, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। उसे हलाक करने वाले एक्रीमीज थे। मागा के लोगों में इतनी जुर्रात और हिम्मत नहीं थी, डरमन ने जवाब दिया। तो रॉक्स एक बार फिर एक्रीमीज का नाम सुनकर उछल पड़ा। पहले रॉल्फ की मौत पर भी एक्रीमीज का नाम लिया गया था और अब टिमोथी की मौत में भी एक्रीमीज का नाम लिया गया था। क्या हुआ है? तफसील बताओ, रॉक्स ने कहा। 2 एक्रीमी मर्द और एक औरत रॉयल क्लब में दाखिल हुए। वो टिमोथी से मिलना चाहते थे, लेकिन हॉल में झगड़ा हो गया और उन एक्रीमीज ने मागा के बड़े बड़े लड़कों को ढेर कर दिया। फिर क्लब के मैनेजर स्टॉकर ने जाकर उनको कवर किया और अपने ऑफिस में ले आया। फिर उसने रेस फायर करके उन्हें बेहोश कर दिया और बॉस टिमोथी के हुक्म पर उन एक्रीमीज को मागा के मजाफात में एक जरिए फॉर्म में भिजवा दिया। फिर बॉस टिमोथी खुद भी वहां पहुंच गया। स्टॉकर भी वहीं था और फिर जब काफी वक्त तक बॉस टिमोथी की तरफ से कोई इत्तला ना मिली तो फॉर्म में फोन किया गया, लेकिन किसी ने फोन अटेंड नहीं किया। वहां आदमी भेजा गया तो वहां टिमोथी और स्टॉकर की लाशें मिली, जबकि एक्रीमीज गायब थे। डरमन ने तफसील बताते हुए कहा, टिमोथी के जिम्मे 6 अफराद को ट्रेस करने का काम मैंने लगाया था और उसने बड़ा भारी मुआवजा भी वसूल किया था। उसका क्या हुआ? रॉक्स ने कहा, मुझे मालूम है, मैं उन्हें असिस्ट कर रहा हूँ और आपका काम जारी है और पूरे मागा में जगह जगह मेकअप चेक करने वाले खुसूसी कैमरे काम कर रहे हैं। हमारे आदमी भी चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी मशकूक आदमी की इत्तला नहीं मिली। डरमन ने जवाब देते हुए कहा, ब्लैक क्लब के रॉल्फ को भी हलाक कर दिया गया है और उसको हलाक करने वाले भी 2 एक्रीमीज मर्द और एक औरत बताई जाती है और अब टिमोथी की हलाकत के पीछे भी 2 एक्रीमीज मर्द और एक औरत बताई जाती है। क्या ये दोनों वारदातें एक ही ग्रुप ने की हैं? रॉक्स ने कहा, नहीं जनाब, ये अलग-अलग ग्रुप हैं, क्योंकि दोनों वारदातें तकरीबन एक ही वक्त में हुई हैं। इसलिए एक ग्रुप का 2 जगहों पर बैक वक्त होना मुमकिन नहीं है, डरमन ने जवाब दिया।
फिर ये यकीनन पाकिस्तानी एजेंटों की ही कार्रवाई है। उनकी तादाद भी 4 मर्द और 2 औरतें बताई गई थी। यकीनन उन्होंने 2 ग्रुप्स में तकसीम होकर कार्रवाई की है। रॉक्स ने कहा, हो सकता है, लेकिन उनके मेकअप चेक नहीं हो सके, और ना सिर्फ खुसूसी कैमरों से बल्कि स्पेशल मेकअप वॉशर से भी। डरमन ने जवाब दिया, तुम उन्हें तलाश कर रहे हो, उनके हुलिये तो तुम्हें मालूम हो गए होंगे। रॉक्स ने कहा, यस सर, हमने बॉस टिमोथी का भी तो इंतकाम लेना है उनसे। डरमन ने जवाब देते हुए कहा, ओके, मेरा काम पर भी तवज्जो देनी है, ये बेहद अहम है। रॉक्स ने कहा, मैं समझता हूँ बॉस, आप बेफिक्र रहें। डरमन ने जवाब दिया, ओके। रॉक्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर शदीद उलझन के तासुरात थे। रॉल्फ और टिमोथी को पाकिस्तानी एजेंटों के खिलाफ हरकत में लाया था। दोनों ही हलाक कर दिए गए। ये वही पाकिस्तानी एजेंट हैं। मुझे सब हेडक्वार्टर को रिपोर्ट देनी चाहिए और हिदायत लेनी चाहिए, रॉक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर मेज की दराज खोलकर उसने दराज में मौजूद सुर्ख रंग का कार्डलेस फोन सेट निकालकर बाहर मेज पर रखा और दराज बंद करके उसने उस फोन सेट पर मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। उस फोन सेट पर सिर्फ चंद बटन थे, क्योंकि यह सिर्फ रिसीविंग सेट था। जो नंबर उसने प्रेस किया था उसमें सब हेडक्वार्टर को बजरिए सैटेलाइट कॉशन मिल गया होगा कि रॉक्स कॉल करना चाहता है। अब वहां से उसके लिए कॉल होगी। रॉक्स समेत किसी को भी सब हेडक्वार्टर के फोन नंबर का इल्म नहीं था। फिर 5 मिनट बाद सुर्ख फोन की घंटी बज उठी और रॉक्स ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, रॉक्स बोल रहा हूँ, रॉक्स ने कहा। सब हेडक्वार्टर, क्यों कॉल की है? दूसरी तरफ से मशीनी आवाज सुनाई दी तो रॉक्स ने रॉल्फ और टिमोथी के बारे में मिलने वाली रिपोर्ट्स की तफसील बता दी। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस न सिर्फ मागा पहुंच चुकी है, बल्कि उसने अपनी कार्रवाइयों का भी आगाज कर दिया है। मशीनी आवाज में कहा गया, यस सर, वो ऐसे मेकअप में है जिसे ना ही कैमरे चेक कर रहे हैं और ना ही मेकअप वॉशर, रॉक्स ने जवाब दिया। तुमने उनके बारे में गलत अंदाजा लगाया है और क्लब लेवल पर काम करने वाले लोगों को उनके मुकाबले पर उतारा। ये इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं। इनके मुकाबले पर तो उन जैसे तरबियत याफ्ता और तजुर्बेकार लोगों को आना चाहिए, सब हेडक्वार्टर से कहा गया। यस सर, लेकिन मागा में तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, रॉक्स ने जवाब देते हुए कहा। मागा में उनका टारगेट क्या है? मशीनी आवाज में कहा गया। मास्टर आइलैंड और उसमें मौजूद लेबोरेटरी, यही टारगेट हो सकता है, रॉक्स ने कहा। ओ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, उन्हें जरूर डॉक्टर आफ्ताब की हलाकत की असल वजह मालूम हो गई होगी। मास्टर आइलैंड में वाक़ा लेबोरेटरी ब्लैक सन के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। गो उसके हिफाजती इंतजामात फुल प्रूफ हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके खुसूसी इंतजामात होने चाहिए, मशीनी आवाज में कहा गया। इसकी खुसूसी अहमियत के लिए सैटेलाइट रेस फायर उस पर नस्ब करा दें ताकि मखसूस एरिया में कोई जिंदा आदमी दाखिल ना हो सके, रॉक्स ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इसके साथ साथ अतापिया में मौजूद ब्लैक करंट नामी ग्रुप से राब्ता करो। वो इन पाकिस्तानी एजेंटों के मुकाबले का ग्रुप है। सब हेडक्वार्टर उसके चीफ मास्टर रोगो को ब्रीफ करेगा। उसे 15 मिनट बाद फोन कर लेना। सैटेलाइट रेस फायर के लिए भी सब हेडक्वार्टर डॉक्टर स्टोम को अहकामात देगा, मशीनी आवाज में कहा गया, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो रॉक्स ने भी रिसीवर रख दिया और फिर फोन को वापस मेज की दराज के अंदर रख दिया। वो मास्टर रोगो को जानता था। वो अतापिया की सरकारी एजेंसी का चीफ एजेंट रहा था और उसकी कारकर्दगी का एतराफ एक्रीमियन और यूरोप की एजेंसियां भी करती थी। फिर एक मिशन में जख्मी होने के बाद उसने रिटायरमेंट ले ली और तरबियत याफ्ता एजेंटों पर मुश्तमिल अपना अलहदा ग्रुप बना लिया, जिसका नाम ब्लैक करंट था। ब्लैक करंट ने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए थे, इसलिए पूरे अतापिया में ही नहीं बल्कि एक्रीमिया और यूरोप में भी उनकी तारीफ की जाती थी। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद उसने रिसीवर उठाया और फोन डायरेक्ट करके उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ब्लैक करंट क्लब, राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। नाराग से क्रॉस क्लब का मालिक रॉक्स बोल रहा हूँ, मास्टर रोगो से बात कराओ, रॉक्स ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रोगो बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। रॉक्स बोल रहा हूँ रोगो, रॉक्स ने कहा। ओ रॉक्स, तुम बड़े तवील अरसे बाद फोन किया है। तुम्हारे सब हेडक्वार्टर ने अभी थोड़ी देर पहले फोन किया था। उसने कहा कि तुम फोन करके टास्क की तफसील बताओगे, क्या मसला है? मास्टर रोगो ने कहा तो रॉक्स ने साबिका पस मंजर बताते हुए उसे रॉल्फ और टिमोथी की हलाकत तक की तमाम तफसील बता दी। तुम्हारे ख्याल के मुताबिक ये कार्रवाइयां पाकिस्तानी एजेंटों की हैं, मास्टर रोगो ने कहा।
हाँ, दरअसल वो ब्लैक सन की खुफिया लेबोरेटरी को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन उसके हिफाजती इंतजामात ऐसे हैं कि ना उसे ट्रेस किया जा सकता है और ना ही उसे तबाह किया जा सकता है। लेकिन हम मागा में उस ग्रुप का खात्मा चाहते हैं और इसके लिए सब हेडक्वार्टर ने तुम्हारा इंतखाब किया है। रॉक्स ने कहा, मैं टास्क जरूर पूरा करूंगा। मैंने भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की बहुत तारीफ सुनी है। तुम फिक्र मत करो, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर ये लोग लाशों में तब्दील हो जाएंगे। मास्टर रोगो ने कहा, मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है मास्टर रोगो। गुड बाय, रॉक्स ने कहा और क्रीडल दबा दिया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, एक लरसती हुई सी आवाज सुनाई दी। क्रॉस क्लब से रॉक्स बोल रहा हूँ, रॉक्स ने कहा। यस, डॉक्टर स्टोम बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। सब हेडक्वार्टर ने लेबोरेटरी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सैटेलाइट रेस फायर नस्ब करने का आपको हुक्म दिया होगा। इस बारे में मालूम करना था। रॉक्स ने कहा, हाँ, हमने उसे नस्ब करके ऑन कर दिया है और उसकी फुल रेंज 4 मील तक रख दी है। अब जजीरे के चारों तरफ 4 मील तक कोई जिंदा इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, वरना फौरन हलाक हो जाएगा। डॉक्टर स्टोम ने कहा। ओके, थैंक यू, रॉक्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। इमरान अपने साथियों समेत कार्सन कॉलोनी की एक और कोठी में शिफ्ट हो चुका था। पहली कोठी पर चूंकि रॉल ग्रुप ने हमला करके इमरान और उसके साथियों को बेहोश किया था, इसलिए इमरान ने उस कोठी को छोड़ दिया था। मास्टर वुल्फ जिससे उसने कोठी और कारें ली थी, उसे एक पब्लिक फोन से फोन करके कोठी और कारें छोड़ने की वजह बता दी थी। मास्टर वुल्फ ने ही उन्हें कार्सन कॉलोनी की एक और कोठी दे दी थी और इमरान अपने साथियों समेत इस दूसरी कोठी में मौजूद था। इमरान समेत सबने नए मेकअप कर लिए थे। नए मेकअप के मुताबिक उनके पास कागजात मौजूद थे, अलबत्ता नाम वही थे जो पहले मेकअप में रखे गए थे। इमरान ने रॉल्फ और तनवीर के ग्रुप ने टिमोथी का खात्मा कर दिया था, लेकिन अब वो सब बैठे असल टारगेट लेबोरेटरी के बारे में बातें कर रहे थे। गो इमरान ने रॉल्फ से मास्टर आइलैंड के बारे में काफी हद तक मालूमात हासिल कर ली थी, लेकिन उसके हिफाजती इंतजामात के बारे में जो कुछ बताया गया था वो खासा खतरनाक था और इमरान इस मामले में जल्दी नहीं करना चाहता था, जबकि उसके सारे साथी फौरन उस पर रेड करने के हक में थे।